ठंड में गांव वर्सेस शहरी बहू के गर्म कपड़े। हेलो करण बेटा, कैसा है? शहर में जाकर तो भूल ही गया अपनी माँ को। पाई लागी अम्मा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। ठीक हूँ बेटा, जी रही हूँ तुम लोगों की याद में। माँ, हमें भी आपकी बहुत याद आती है, लेकिन काम की वजह से आपसे मिलने आना पॉसिबल नहीं हो पाता ना। बेटा बूढ़ी हो गई हूँ, कुछ सालों की और मेहमान हूँ, आके मिल लेता तो खुशी होती, मुझे भी अच्छा लगता, कुछ दिन तुम लोगों के साथ रह लेती। और हाँ सुन, हमारा जो गांव में जमीन है, मैं सोच रही थी कि तेरे और राजा के नाम लिख देती, क्योंकि पड़ोसी और रिश्तेदार आग चढ़ाए बैठे हैं उस जमीन पर। अरे माँ, गांव की जमीनों में रखा ही क्या है? करोड़ों रुपए की जगह है बेटा, मेन रोड पर है। मैं खुद के लिए नहीं, तुम्हारे लिए ही कह रही हूँ। करोड़ों रुपए का नाम सुनकर करण की आंखें चौंधिया जाती हैं। ठीक है माँ, मैं नीलम से बात करता हूँ और हम कुछ दिनों में आने की प्लानिंग करते हैं। पाई लागू। जियो रे बेटा, रखती हूँ। फोन करते ही नीलम करण के सामने गुस्से से लाल पीली खड़ी थी। यार करण, मैं गांव नहीं जाना चाहती, तुम्हें पता है ना, मुझे गांव से बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। अरे मैं भी नहीं जाना चाहता, लेकिन गांव में करोड़ों रुपए की जमीन है। हमारी माँ वो हमारे नाम करवाना चाह रही हैं। अगर हाथ से चली गई तो जिंदगी भर इस 2 BH के घर में ही रहना पड़ेगा। सोच लो। सही कह रहे हो, कोई ना, लाओ 10,000 रुपए। अरे काहे के 10,000 गाँव जाने के? अरे मेरे भोले पतिदेव, गांव में कितनी ठंड होती है पता ही है आपको, और मैं ठंड में एक पल नहीं रह सकती हूँ। ठंडी के लिए कपड़े खरीदने हैं, नवंबर लग गया है, सोच लो गांव में क्या हाल होगा। हाँ सो तो है, गांव में शहरों के मुकाबले अच्छी खासी ठंड बढ़ती भी तो है। ये लो पैसे। नीलम करण से पैसे लेकर मार्केट जाती है और अपने लिए गांव में पहनने के लिए ढेर सारे गर्म कपड़े लेकर आती है घर पर। ये क्या है, इतने सारे कपड़े? हाँ, गांव में ठंड भी तो जोर की होती है, इसलिए 2 स्वेटर, 2 लॉन्ग कोट, एक पैकनेक स्वेटर, 2 शॉल और मफलर, साथ में एक गर्म जैकेट लिया है, साथ में एक कंबल भी। अरे तुमने डेली पहनने वाले कपड़ों से ज्यादा तो गर्म कपड़े ही खरीद लिए हैं। पतिदेव, डेली पहनने के कपड़े तो इससे 3 गुना लूंगी। अरे लगना चाहिए गांव वालों को कि कोई शहर की बहू आई है। चलो अब जल्दी से पैकिंग करते हैं, करोड़ों रुपए की जमीन अपने नाम भी तो करवानी है ना। मुझसे ज्यादा तो अब गांव जाने के लिए तुम एक्साइटेड हो रही हो। चलो करते हैं पैकिंग। यहाँ एक तरफ शहर की बहू गांव जाने की तैयारी कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ नीलम की गांव की जेठानी अपनी नंद के साथ मिलकर नीलम का स्वागत करने की तैयारियां कर रही थी गांव में। गीता दीदी, आप यहाँ झाड़ू लगा लो, बस मैं गोबर लाकर लीप रही हूँ। भाभी मैं लीप देती हूँ। आप मोटा मोटा लीप दोगी तो जमीन जल्दी उखड़ने लगती है, मैं लीप देती हूँ। गांव में पहली बार देवरानी जी आ रही हैं, उन्हें सब चीज परफेक्ट लगनी चाहिए। ज्यादा गोबर की स्मेल आएगी, फिर भी उनका मुंह बन जाएगा। देख रही हूँ माँ और भैया भाभी कितने एक्साइटेड हैं छोटी भाभी के आने की खुशी में। हमारी देवरानी आ रही है, कहे ना एक्साइटेड होंगे। अरे हम तो बहुत खुश हैं। जब तक देवरानी जी रहेंगी, हम दोनों देवरानी जिठानी मिलकर रहेंगे। चलो ननन जी, जल्दी जल्दी काम करवाओ। गुड़िया और गीता में अच्छी खासी जमती थी और गुड़िया यही सोचती थी कि नीलम आएगी तो वो उसे भी ऐसे ही बनाकर रखेगी। गुड़िया और गीता दोनों मिलकर जल्दी से घर की लिपाई पुताई कर देती हैं और नीलम और करण के शहर से गांव आने की खुशी में गांव की बहू अपनी शहरी देवरानी के लिए बढ़िया बढ़िया पकवान बनाती है। हम जब बोलते हैं पूरी बनाने को तो मामा नहीं बनाती, और आज देखो बिना बोले इतने बढ़िया पकवान बनाए जा रहे हैं। बेटी, आज शहर से तुम्हारे चाचा चाची आ रहे हैं ना, इसलिए। अरे वाह, चाची आ रही हैं, तो मेरे लिए तो खिलौने लेकर आएंगी। वाह, मैं खुशी से उसके साथ खेलूंगी, मजा आएगा। रितु अपने चाचा चाची के आने की बात से ही खुश हो जाती है। वहीं करण और नीलम ट्रेन में बैठकर गांव आ जाते हैं। नीलम जैसे ही गांव पहुंचती है, गांव के लोग घेर कर खड़े हो जाते हैं। अरे वाह करण बेटा, नीलम बहू, बड़े दिनों बाद गांव आए हो, क्या बात है? क्या बात है, शहर की बहू आई है गांव। वाह वाह, बड़े नसीब की बात है कि कमला जी की शहरी बहू को देखने का मौका मिला। इसलिए मुझे गांव नहीं पसंद। देख रही हो यहाँ के देहाती गवार लोग कैसे देखकर बातें कर रही हैं, घेर कर खड़े हो गए हैं। शहरी बहू नीलम यहाँ भुनभुना रही थी कि तभी गांव की बहू गुड़िया नीलम के पास आती है। अरे दादी, काकी, चाची, हटो भाई, हमारी देवरानी आई है, हमें उनका स्वागत करना है। सब छेक कर खड़ी हो गई हो, जाओ अपने अपने घर। फिर सभी वहाँ से चली जाती हैं।
थैंक गॉड जेठानी जी, आप सही समय पर आ गई। चलो अब घर चलो। गुड़िया दोनों को घर के द्वार तक लेकर आती है। आप दोनों यहीं रुको, हम अभी आते हैं। जिसके बाद गुड़िया घर के अंदर जाती है और आरती की थाल लेकर आती है। गांव की जेठानी अपनी शहरी देवरानी की आरती उतारती है। ननन जी, वो नींबू और मिर्च देना तो। ये लो भाभी। जिसके बाद गीता हाथ में नींबू मिर्च लेकर देवरानी की नजर उतारने लगती है। ये कौन सा काला जादू कर रही हो जेठानी जी? बहू, बड़ी बहू काला जादू नहीं कर रही, तेरी नजर उतार रही है। इतनी सुंदर बहू है हमारी, अगर नजर लग गई तो। ओह, भी ठीक है। अब जल्दी से हमें घर के अंदर लो, बाहर की ठंडी हवा से मुझे ठंड लग रही है। हाँ हाँ, अब आप लोग अंदर आ सकते हो। दोनों घर के अंदर आते हैं। गुड़िया नीलम और करण को नाश्ता पानी देती है। और भाई कैसा है? अरे शहर जाकर परिवार को भी कोई भूलता है क्या? अरे नहीं भैया, ऐसा नहीं है। आपको तो पता ही है शहरों की लाइफ कितनी भाग दौड़ वाली है, और कमाएंगे नहीं तो घर कैसे चलेगा। हाँ सही बात है, यहाँ भी गांव में रह गए तो अब ऐसा लगता है गांव छोड़कर चले जाएं तो घर कौन देखेगा। कोई ना। और नीलम तुम कैसी हो? भैया मैं तो ठीक हूँ, लेकिन गांव आते ही यहाँ ठंडी लगने लगी। आप लोगों को ठंड नहीं लग रही? हाँ, शहरों में ठंड नहीं होती ना, शायद इसलिए तुम्हें हल्की हवा में भी ठंड लग रही है। नीलम को ठंड लगते देखकर गीता अपना शॉल लाकर नीलम को ओढ़ा देती है। ये क्या गीता, ये गंदा सा शॉल मुझे उड़ा रही हो? मैंने ठंड के कपड़े लाए हैं, मैं ओढ़ लूंगी, तुम ये लेकर जाओ। शहर की भाभी का ये बर्ताव गीता को बिल्कुल पसंद नहीं आता है और अंदर चूल्हे के पास जाकर अपनी गांव के भाभी के पास बैठकर शिकायत करने लगती है। छोटी भाभी कितनी रूड है, कभी आपने भी मुझसे ऐसी बात नहीं की। कोई बात नहीं, बड़ी है ना आपसे, थक गई है, थकावट के कारण आपसे ऐसा कह दिया होगा उन्होंने। चलो अब खाना बना लेते हैं। दोनों नंद भाभी खाना बना रही होती हैं, तभी सभी चूल्हे के पास खाना बना रही हैं। तुम भी चली जाओ। मुझे ठंड लग रही है, पहले जाओ मेरे कपड़े लेकर आओ। और वैसे भी मुझे चूल्हे में खाना बनाना नहीं आता, वहाँ जाकर भी क्या करूँगी मैं। नीलम के इतना कहते ही कमला जी वहाँ आ जाती हैं। बहुत चूल्हे की आग से ठंड दूर हो जाएगी, और खाना बनाना नहीं आता तो कम से कम अपनी जेठानी को खाना बनाते हुए देखना, कुछ तो सीख ही जाएगी। सास की बात सुनकर नीलम चुपचाप रसोई में चली जाती है, जहाँ गीता सब्जी काट रही थी और जेठानी गुड़िया चूल्हे पर दाल चावल पका रही थी। आइए देवरानी जी, बैठिए। दीदी, यहाँ जमीन भी कितनी ठंडी लग रही है, आप लोगों को ठंड नहीं लग रही? हम तो गांव में रहने वाले हैं, हम लोगों को ठंड की आदत है। यहाँ चूल्हे के पास बैठो तो आपको भी ठंड नहीं लगेगी। जिसके बाद नीलम चूल्हे के पास बैठ जाती है और चूल्हे की गर्म आग की आंच से नीलम को हल्की गर्माहट लगती है और ठंड दूर हो जाती है। वहीं गुड़िया चूल्हे पर सभी के लिए दाल चावल सब्जी और बाजरे की रोटी बनाती है खाने के समय। वाह भाभी, इतने दिनों के बाद गांव का खाना खाकर मजा ही आ गया। ये बाजरे की रोटी और गोभी आलू की सब्जी, क्या स्वाद है इनका। वाह 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 वाह। खा ले मेरे बेटे, वैसे भी शहरों के गैस पर बने खाने में ये स्वाद नहीं मिलता। माँ जी, मैं भी खाना अच्छा ही बनाती हूँ। नीलम, तुम्हारे खाने की बुराई नहीं हो रही है, बस चूल्हे पर बने खाने की तारीफ हो रही है। नीलम को अपने पति के मुंह से भाभी के बनाए खाने की तारीफ सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन जैसे ही वो एक निवाला खाती है उसे महसूस होता है कि उसकी नाराजगी व्यर्थ है। अरे वाह, ये तो सच में बहुत स्वादिष्ट है। लेकिन दीदी, ये सब्जी रोटी ले जाओ, इतनी मोटी मोटी रोटी मुझसे नहीं खाई जाएगी। ठीक है, तुम दाल चावल ही खा लो, मैं घी ले आती हूँ। गुड़िया जैसे ही बहू की थाली में घी डालने जाती है, नीलम तुरंत मना कर देती है। दीदी, घी मत दो, इसमें कितना फैट होता है। अगर मैं घी खाऊंगी तो मोटी हो जाऊंगी, और मुझे स्लिम रहना है, मोटी नहीं होना। जिसके बाद नीलम ऐसे ही खाना खाने लगती है। वहीं गुड़िया सभी को खाने में घी देती है और खुद भी मजे से ठंडी में गर्मा गर्म खाना एंजॉय करती है। वहीं अगले दिन, अरे ओ छोटी बहू, उठ जा, और कितना सोएगी। सुबह से भाभी को चौथी बार जगा रही हूँ माँ, वो उठने का नाम ही नहीं ले रही है। बेटा करण, अपनी बीवी को कह दे, ये शहर नहीं है, सब ठीक है, लेकिन सुबह जल्दी उठा करे। हाँ माँ, मैं नीलम को उठा देता हूँ। हाँ बेटा, उठा दे। अभी आस पड़ोस वालों को पता चलेगा शहर की बहू यहाँ 10 बजे तक सो रही है, तो सभी तरह तरह की बातें बनाएंगे। और तुझे तो पता है गांव में कितनी थू-थू होती है। हाँ हाँ माँ, मैं समझता हूँ। कमला और गीता वहाँ से चली जाती हैं। वहीं करण अपनी बीवी को जगाने लगता है। अरे ओ नीलम डार्लिंग, उठ भी जाओ यार, कितनी सोओगी। क्यों सुबह सुबह मेरी नींद की बैंड बजा रखी है यार, सोने दो ना। यहाँ तो अभी एक ही दिन हुआ है, इतनी ठंड है कि उठने का मन ही नहीं कर रहा है।
उठ जाओ मेरी माँ, सुबह के 10 बज गए हैं। माँ अभी आके गई हैं, नहीं उठी तो मेरे 12 बज जाएंगे। नीलम को ठंड के कारण रजाई से बाहर आने का मन नहीं था। वो जैसे तैसे उठकर रसोई तक आती है। दीदी चाय है क्या? देवरानी जी अब तो खाना भी बन गया, खाना निकाल दो गरम गरम। इतनी जल्दी कौन खाना खाता है? चाय बना दो बस, मुझे ठंड लग रही है। ठीक है। गुड़िया चूल्हे पर चाय चढ़ाती है और अपनी देवरानी नीलम से बात करते हुए चाय बनाने लगती है। तुमने इतना सारा कपड़ा क्यों ओढ़ रखा है? ठंड लग रही है दीदी, यहाँ तो इतनी ठंडी हवा चल रही है, मुझे एक पल की ठंड बर्दाश्त नहीं हो रही। वैसे आपने तो कुछ भी नहीं ओढ़ रखा, आपको ठंड नहीं लगती? सुबह 4 बजे से काम कर रही हूँ, काम करने में गर्मी लगती है, ठंड नहीं, और मुझे तो ठंड का एहसास भी नहीं हो रहा। स्ट्रेंज, मेरे तो दांत कटकटा रहे हैं इस ठंडी हवा से। मैंने 2 स्वेटर पहन रखे हैं, लेकिन देखो तो फिर भी हाथ ठंडे पड़े हैं। कोई ना, ये लो, ये चाय पियो, अच्छा महसूस होगा। नीलम चाय पीती है और चूल्हे के सामने बैठकर हाथ पैर सेकने लगती है। नीलम गांव के ससुराल में जब से आई थी उसने एक काम को हाथ तक नहीं लगाया था। वो बस खाती और रजाई में घुस जाती और उसकी गांव की जेठानी घर का सारा काम अकेले ही करती। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन जब कमला जी अपने पड़ोसनों के साथ बैठी होती हैं। क्या बात है कमला बहन, अब तो दोनों बहुओं का सुख मिल रहा है, फिर भी बड़ी उदास सी हो। अरे उदास तो होगी ही ना भाई, शहर की बहू तो आई है लेकिन एक काम नहीं करती, बल्कि सबसे काम करवाती है। देखती नहीं, गुड़िया बहू ही सारा काम करती है, और कमला जी बाहर का छोटी बहू तो इतनी रजाई से नहीं निकलती। ऐसा थोड़ी ना होता है, बहू है वो, काम नहीं करेगी तो कौन करेगा? हम ही कर रहे हैं काम, क्या करे, महारानी रजाई से ही नहीं निकलती है। अरे काकी, ऐसे नहीं होता, आप बोलो उसे काम करने, हम भी तो औरतें हैं, कर तो रही हैं काम। ये शहरी बहुएं ऐसे ही होती हैं। पड़ोसनी की बात सुनकर अब कमला जी को भी लगता है कि उन्हें बहू से बात करनी चाहिए। वो वहां से उठकर सीधा बहू के कमरे में आती है, जहां बहू अंगीठी पर हाथ पैर सेक रही होती है। बहू, अब तो तुझे गांव में आए 5 दिन हो गए हैं, कम से कम थोड़ा बहुत काम तो करा लिया कर। जब देखो तब बिस्तर में घुसी है, कहीं 4 स्वेटर पहनकर बैठी है तो कहीं अंगीठी सेक रही है। तेरी जेठानी सारा काम अकेले ही कर रही है, अच्छा थोड़ी ना लगता है। माँ जी, मैं भी जेठानी जी की मदद करना चाहती हूँ, लेकिन क्या करूँ, यहाँ की ठंड से मेरी हिम्मत ही नहीं होती। तुम दोनों घर की बहू हो और मैं किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकती। जब तक तुम यहाँ हो अपनी जेठानी की काम में मदद करोगी। सास अपना हुक्म सुनाकर वहां से चली जाती है। वहीं सास की बात से नीलम का मुंह गुस्से से फूल जाता है, और जब करण बाहर से घर आता है तो करण बेबी, हम कब अपनी शहर जाएंगे, यहाँ मैं और नहीं रुक सकती। ऐसा क्या हो गया कि तुम नहीं रुक सकती? नीलम करण को पूरी बात बताती है, जो सुनकर करण, अरे यार, ठंडी में भी तुम्हारा दिमाग कितना गर्म रहता है। ठंडे दिमाग से सोचो मेरी जान, हम यहाँ किस काम के लिए आए हैं? अब जब तक यहाँ है वैसा ही करो जैसा माँ कहती है, वरना जो मिलने वाला है उससे भी हाथ धो बैठेंगे हम। पति की बात सुनकर नीलम के अंदर का लालच फिर से जाग जाता है और उसे महसूस होता है कि अगर वो घर का काम नहीं करती तो करोड़ों की संपत्ति उसके हाथ से निकल जाएगी। अगले दिन सुबह नीलम 6 बजे का अलार्म लगा देती है, और जब सुबह 6 बजे अलार्म से उसकी आंख खुलती है तो हे राम, इतनी सुबह उठकर काम करने की हिम्मत ही नहीं हो रही है। नीलम जैसे तैसे रजाई से बाहर आकर पहले अंदर से एक गरम इनर पहनती है, उसके ऊपर 2 स्वेटर और फिर शॉल ओढ़ लेती है। और जैसे ही वो बाहर आती है तो वो देखती है कि उसकी जेठानी ने आंगन लीप दिया है और चाय भी बन चुकी है। दीदी, आपने सुबह सुबह इतना सारा काम कैसे निपटा लिया? और ये क्या, बस एक शॉल में हो, ठंड नहीं लगती? नहीं देवरानी जी, इतनी ठंडी भी नहीं है, मैंने नल के नीचे पानी रख दिया है, आप भी जाकर नहा लो। आप नहा चुकी? हाँ, सुबह 4 बजे ही नहा लिया मैंने। जेठानी की बात से नीलम हक्की बक्की रह जाती है। सुबह 4 बजे? बाप रे, मेरी तो हिम्मत भी ना हो। आपको ठंड नहीं लगती? मैं तो बर्फ जैसी जम जाऊंगी। नहीं, सूरज उगने से पहले नहाओ तो जमीन का पानी ठंडे के मौसम में गर्म रहता है, इसीलिए मुझे 4 बजे नहाने में ठंड नहीं लगती। और गांव में रहकर थोड़ी सी आदत है, और थोड़ा सा हेवी खान पान के कारण भी ठंडी बैलेंस हो जाती है। जाओ नहा लो, मैं मूंगफली भून देती हूँ, चाय मूंगफली खाओगे तो ठंड भाग जाएगी। नहीं, मुझे मूंगफली नहीं पसंद और मैं ठंडे पानी से नहा नहीं सकती। प्लीज मेरे लिए पानी गर्म कर दो दीदी। नीलम के कहने पर गुड़िया चूल्हे पर आग जलाकर उसके लिए एक भगोना पानी गर्म करती है और नीलम ठंडे पानी से नहाती है। गर्म पानी से नहाने के बाद भी ठंड लग रही है। इस घर में बाकी लोगों को ठंड क्यों नहीं लगती है?
नीलम नहाकर जल्दी से 2 स्वेटर पहन लेती है, लेकिन फिर भी उसे ठंड लग रही थी, जिससे वो लॉन्ग कोट पहनकर ऊपर से मफलर पहन लेती है। अरे कहीं बाहर जा रही हो तुम? हाँ नहीं, ठंड लग रही है ना, इसीलिए। जिसके बाद नीलम ठंडी में ढेर सारे मोटे कपड़े पहनकर मुश्किल से काम करने लगती है। एक तो इतनी ठंडी, ऊपर से पानी छूने की हिम्मत नहीं, इतने मोटे कपड़े पहनकर तो बैठा ही नहीं जा रहा। नीलम के नखरे अब दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे, जो घर में किसी को पसंद नहीं आते थे। जहां गांव की हल्की ठंड में 3-4 ठंडी के कपड़े पहनने के बावजूद नीलम को ठंड अलग लग रही थी, तो वहीं गुड़िया गांव में रहने वाली नीलम की जिठानी एक हल्की शॉल में पूरी ठंडी बिता देती थी। और कभी कभी तो शॉल धुला होता तो वो एक दुपट्टा ओढ़कर ही रह जाती थी। एक दिन, बहू बेटा, जब से तुम लोग शहर गए हो एक बार भी गांव की कुलदेवी के दर्शन करने नहीं आए। 3 साल से कुलदेवी के दर्शन नहीं किए हैं तुम दोनों ने। कल सुबह हम माता के दर्शन करने चलते हैं, सभी तैयार रहना। जी माँ। अगली सुबह सभी कुलदेवी के दर्शन के लिए जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जाते हैं। जहाँ सभी ने ठंडे पानी से नहाया था, तो वहीं नीलम 1 घंटे चूल्हे पर पानी गर्म करती है और फिर वो नहाती है। जिसके बाद शहर से लाए हुए ढेर सारे गर्म कपड़े पहनकर ऊपर से लॉन्ग कोट और मफलर पहन लेती है, हाथ में दस्ताने, पैरों में जूते पहन लेती है। भाभी, हम कुलदेवी के दर्शन करने जा रहे हैं, पहाड़ों में नहीं जा रहे हैं जो आपने इतने सारे कपड़े पहन लिए हैं और ऊपर से नीचे तक ढक गई हो। मेरी ठंडी से जान चली जा रही है, तुम्हें क्या पता? पता नहीं आप लोगों को एक शॉल में ठंडी कैसे नहीं लगती। नीलम को छोड़कर घर के सब ने हल्के कपड़े पहने थे। राजा और करण ने केवल एक गर्म जैकेट पहनी थी, तो वहीं सास, नंद और जेठानी ने स्वेटर पहनकर शॉल ओढ़ रखा था। सभी सुबह सुबह कार से कुलदेवी के दर्शन करने जाते हैं। पूरा परिवार कुलदेवी का आशीर्वाद लेकर जब रिटर्न घर आते हैं तो अरे ये क्या बहन जी, आपकी बहू कश्मीर जा रही है क्या, जो इतने कपड़े ओढ़ रखे हैं? नहीं, बहू को ठंडी ज्यादा लगती है ना, इसीलिए। अगर ऐसा है तो डॉक्टर को दिखाओ, अभी तो ठंडी शुरू भी नहीं हुई है ढंग से। और ये शहर वालों को यही दिक्कत है। घर में आने के बाद देख लो, काट दी ना नाक मोहल्ले में बहू तूने। एक मेरी गांव की बड़ी बहू है, एक शॉल में पूरी ठंडी बिताती है। इसकी और साड़ियां भी कोई भारी भरकम नहीं, हल्की ही पहनती है। अब मेरी क्या गलती है, मुझे ठंडी लगती है तो? अपना खान पान सुधारो ना। तुम बाजरे की रोटी खाती हो ना मक्के की, मूंगफली नहीं खाती। दूध दो तो वो नहीं पीना, फैट ज्यादा है गांव के दूध में। घी नहीं खाना, उससे मोटी हो जाओगी। जब गर्म चीजें नहीं खाओगी तो ठंडी तो लगेगी ही, और बीमार हो गई तो और दिक्कत। अब समझ में आया, अब तक इतनी मीठी क्यों बन रही थी आप? अरे मेरी सास की तरह हुक्म चलाना चाहती हो ना आप मुझ पर, लेकिन ऐसा नहीं होगा, समझी जेठानी जी? जिसके बाद नीलम भड़क कर अपने कमरे में चली जाती है और अंगीठी पर हाथ पैर सेकने लगती है। नीलम सारा दिन अपने कमरे में घुसी रहती, बाहर भी नहीं आती। घर का सारा काम गांव की बहू गुड़िया अकेले ही करती थी। वहीं खाने में भी नीलम के काफी नखरे थे। वो कुछ भी नहीं खाती, केवल दाल चावल या सब्जी चावल ही खाती। शरीर में पोषक तत्वों की भी कमी होने लगी थी। देवर जी, देवरानी जी को समझाइए, ये शहर नहीं है, गांव है, और गांव की ठंड में अगर गर्म चीजें नहीं खाएंगी तो तबीयत खराब हो जाएगी। यहाँ तो ये खाना भी ढंग से नहीं खाती। मैं समझाकर थक गया हूँ भाभी, और जब तक यहाँ का काम खत्म नहीं हो जाता हम शहर भी तो नहीं जा सकते। मैं शहर जाने भी नहीं दूंगी बेटा, बिना काम खत्म किए। मेरे पति ने बड़ी मेहनत से ये प्रॉपर्टी बनाई है, मैं ऐसे रिश्तेदारों के हाथ में नहीं लगने दे सकती सड़क की जगह। ठीक है माँ, जैसा आप कहो। वही रात में क्या हुआ नीलम, जब देखो तब बिस्तर में ही रहती हो, और कितने मोटे कपड़े पहन रखे हैं, सांस नहीं फूलती? ठंडी से मर जाऊं, इससे अच्छा यही है कि गर्म कपड़े पहन कर रखूं। आपको तो ठंड नहीं लगती ना? लगती है, लेकिन इतनी भी नहीं लगती। जाओ बाहर से कोयला लेकर आओ, और कोयला न हो तो कंडे लेकर आना। करण बाहर जाता है और कोयला और कंडे लाकर अंगीठी में डालता है ताकि रात भर कमरा गर्म रहे। फिर दोनों पति पत्नी आराम से गर्म कमरे में सोते हैं। वहीं अगले दिन, माँ जी, वो रामकली काके के तबेले से गोबर लेती आइए ना। कितना उपला लगती है बहू, अभी कल ही तो तूने इतने सारे उपले बनाए थे, और आजकल तो तू रोज ही उपले बना रही है। रोज देर तक पानी गर्म होता है, देवरानी जी सारा दिन अंगीठी पर हाथ पैर सेकती हैं, उपले तो खत्म होंगे ना। अब तो मैं इस लड़की से परेशान हो चुकी हूँ। फिर कमला जी तसले में गोबर ले आती है, और जब गुड़िया उपले बना रही होती है तो छी जेठानी जी, आप कितनी गवार हो, ये गाय भैंस की पौटी में हाथ डालकर क्या कर रही हो? जैसे आप पौटी कह रही हो ना भाभी, उसी से आग जलाकर आप सारा दिन गर्माहट लेती हो।
गीता की बात से नीलम का मुंह बंद हो जाता है। अब नीलम के नखरों से ससुराल वाले भी बहुत ज्यादा तंग हो जाते हैं, जिस कारण अब सभी बहू को कुछ बोलना ही छोड़ देते हैं। गांव के ससुराल में मॉडर्न बहू ठंडी के कारण ढंग से खाना भी नहीं खा पाती, जिस कारण अब धीरे धीरे उसकी तबीयत खराब होने लगती है और वो पूरी तरह बिस्तर पकड़ लेती है। एक दिन करण जब शाम में बाहर से लौटता है। अरे नीलम, ये क्या, तुम तो ठंड से कांप रही हो, हमेशा गर्म कपड़े पहनी रहती हो, फिर भी। बहुत ठंड लग रही है अजी, क्या करूं, मेरी हालत खराब हो रही है। कितनी दफा गर्म काढ़ा बनाकर देती हूँ, पीती ही नहीं। अब देखो पड़ गई ना बिस्तर पर। नीलम धीरे धीरे पूरी तरह बिस्तर पर पड़ जाती है। डॉक्टर दवाएं देकर जाता है, लेकिन नीलम को वो भी सूट नहीं करती है। इससे अच्छा तो हमारा शहर है, कम से कम वहाँ हर सुविधा है और इतनी ठंड भी नहीं है वहाँ पर। यहाँ तो ना हीटर है ना गीजर। अब तो ऐसा लगता है ठंड से मर जाऊंगी। मेरा बुखार भी कम नहीं हो रहा है। राई का पहाड़ बनाकर रखी हो जब से आई हो, जितनी ठंडी है नहीं उसका तो रट लगा रखी हो। भाभी को देख लो कैसे एक शॉल ओढ़कर सारा काम करती है। क्या वो इंसान नहीं है? तुम्हारे पास 10 जोड़ी ठंडी के कपड़े होंगे, फिर भी तुम्हारी ठंडी कम नहीं हो रही। करण गुस्से से वहां से चला जाता है। वहीं बिस्तर पर बीमार पड़ी नीलम रोने लगती है। परेशान नहीं होती, रोती नहीं है, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी। क्यों माँ जी? हाँ बेटी, चिंता मत कर, लेकिन अब हम जो कहेंगे तो वही करेगी बस। नीलम रोते हुए हामी भरती है, जिसके बाद गुड़िया रसोई में जाती है और अदरक, गुड़, इलायची, हल्दी, तुलसी के पत्ते, लौंग और काली मिर्च को पानी में उबालकर नीलम के लिए काढ़ा बनाकर लेकर आती है। लो देवरानी जी, आप ये पियो, आपको आराम मिलेगा। दीदी ये तो बहुत कड़वा है। चाची ये तो बिल्कुल कड़वा नहीं है, मम्मी रोज हमें काढ़ा पीने को देती है। चलो मैं भी पीती हूँ, आप भी पियो, देखते हैं पहले कौन खत्म करता है। ऋतु को काढ़ा पीते देखकर नीलम भी काढ़े का गिलास लेती है और नाक बंद करके एक सांस में पूरा काढ़ा पी जाती है। ये तो बहुत कड़वा था। उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। मैंने तो गुड़ और हल्दी का पानी पिया था ताकि ठंडी न लगे। अभी मैं छोटी हूँ ना, तो माँ कहती है कि मुझे गुड़ का पानी पीना चाहिए। काढ़े से शरीर की गर्माहट हद से ज्यादा बढ़ जाएगी। दीदी, इसे नानी के यहाँ क्यों भेज दिया था आपने? ये तो बहुत प्यारी है और समझदार भी। अब यही आपकी देखभाल करेगी। देखो कितनी स्ट्रिक्ट है ये। सभी हंसने लगते हैं। अब सास, नंद और जिठानी मिलकर नीलम की खूब सेवा में लग जाती हैं। लो, मैंने नीलम के लिए खाना बना दिया है। माँ जी, आप उसे खिला दो, मैं खिलाऊंगी तो नखरे करेगी। हाँ ला बहू, मैं खिला आती हूँ। फिर कमला जी सरसों का साग, मक्के की रोटी, दाल, चावल सब लेकर नीलम के कमरे में जाती हैं। माँ जी, मैं इतना हैवी खाना नहीं खा पाऊंगी और इसमें तो ढेर सारा घी भी भरा हुआ है। नहीं खाएगी तो लाठी मारो और बीमार हो जाना। फिर चुपचाप खा चल। सब बहू नौटंकी कर ली अब तूने, अब नहीं करने दूंगी तुझे मैं और नौटंकी। देखो चाची, मैं भी रोटी खाती हूँ, आप इतनी बड़ी हो फिर भी डरती हो। ऋतु को देखकर नीलम खुश हो जाती है। वहीं सास कमला बड़े प्यार से नीलम की सेवा करती है। उसे घी में रोटी बोर कर सरसों के साग में लपेट कर खिलाती है। सास का प्यार देखकर नीलम सारा खाना खत्म कर देती है। लो भाभी, गर्म पानी और आपकी दवाई। मैं गर्म पानी नहीं पीऊंगी, मुझसे गर्म पानी नहीं पिया जाता है। बहुत थप्पड़ लग जाएगा। जैसे मैं इन लोगों की माँ हूँ, तेरी भी माँ हूँ। मुझसे नाटक नहीं चलेगा, चुपचाप दवा खा और पानी पी। सास जबरन छोटी बहू को दवाई देती है और गर्म पानी पिलाती है, जिसके बाद नीलम और कमला जी गर्म अंगीठी की आंच में बहू की सिकाई करती हैं ताकि उसे गर्मी मिलती रहे। वहीं अगली सुबह नाश्ते के समय भूख लग रही है। सुबह सुबह ज्यादा हेवी खाओगी तो उल्टी आ जाएगी। मैं घी मूंगफली भून देती हूँ। वो भी तो हेवी होता है ना। खाना जितना हेवी नहीं होता वो और हेल्दी भी होता है, वही बेस्ट रहेगा। फिर जिठानी गुड़िया नीलम को घी में पली हुई मूंगफली और चाय देती है। नीलम बीमार थी और अब जबरन उसे सबकी सुननी पड़ती है, क्योंकि खान पान में लापरवाही के कारण ही वो बीमार पड़ी थी। घर में सभी नीलम का ख्याल रखते और समय से उसे खाना पानी मिलता, दवाई मिलती, जिससे अब उसकी तबीयत में सुधार आ रहा था। अब तो ये ठंडी में कपड़े नहीं सूखते हैं, ऊपर से भाभी की तबीयत खराब है। उन्हें ठंडे कपड़े पहनने को दिए तो और तबीयत खराब हो जाएगी। हाँ तो 4 दिन से बिजली कटी हुई है ना, कोई ना, लाओ मैं इसे सुखा देती हूँ। फिर गुड़िया एक कोयले की स्त्री में कोयला डालकर नीलम के हल्के भीगे कपड़ों को सुखाती है। ये देख नीलम अब रुआसी हो जाती है। मैं जब से यहाँ आई हूँ आप लोगों को कितना तंग किया मैंने, लेकिन फिर भी आप लोगों ने बिना कुछ कहे मेरी इतनी सेवा की, मेरा ख्याल रखा। इतना तो मेरे घर वाले भी मेरे लिए नहीं करते।
जाओ नहा लो, पानी गर्म कर दिया है और कपड़े भी सुखा दिए हैं। नीलम नहाने चली जाती है। अब घर वालों को इतनी केयर देखकर नीलम का दिल पिघलने लगता है। उसका मन पूरी तरह बदल जाता है। वहीं घर वालों की देखरेख और सही खान पान से अब नीलम की तबीयत भी बिल्कुल ठीक हो जाती है। क्या बात है चाची, आज आपने 3-3 स्वेटर नहीं पहन रखा है? पता नहीं कैसे अब मुझे ठंडी कम लगने लगी है। अब तो इतनी परेशानी नहीं होती। हाँ, क्योंकि गुड़िया ने तुम्हारी डाइट सुधार दी है और हैवी खान पान से शरीर में गर्मी बढ़ जाती है ठंडी में। लो देवरानी जी, मूंगफली खाओ, ठंडी में मूंगफली अच्छी होती है। अब नीलम को समझ आ चुका था, जैसा देश वैसा भेष। अगर आप नहीं बदलोगे तो प्रकृति आपको बदल देगी। खान पान रहन सहन बदलने के कारण अब नीलम को भी ठंड कम लगने लगती है और 4 स्वेटर पहनकर घूमने की जरूरत नहीं पड़ती। वहीं उसका व्यवहार भी घर वालों के प्रति बदल जाता है। अब वो सबसे मिलकर रहती है और घर के काम में अपनी जेठानी की मदद भी करती है। क्या बात है भाभी, आज आपने भी बड़ी भाभी की तरह एक ही स्वेटर पहन रखा है। हाँ, ये आपकी शहर वाली भाभी गाँव के रंग ढंग में ढल गई है ना, इसीलिए।